हेलो डॉक्टर्स। तो आज का हमारा टॉपिक है एराथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। ठीक है, इस लेक्चर को समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए, आपको हमारा जो प्रीवियस लेक्चर है जिसमें हमने आपको पढ़ाया है ब्लड ट्रांसफ्यूजन इनकम्पैटिबिलिटी ड्यू टू आरएच फैक्टर, अगर आप उसको देख लेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप नहीं भी देखते हैं तो उस लेक्चर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको एराथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस अच्छे से समझ में आ जाए। तो वहां हमने आपको पढ़ाया था कि एक केस 4 है जिसमें एक डोनर है और एक रिसिपिएंट है। डोनर जो है वो आरएच पॉजिटिव है और जो रिसिपिएंट है वो आरएच नेगेटिव है। डोनर आरएच पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है कि जो डोनर की आरबीसी है उनके पास डी एंटीजन है या फिर आप कह दीजिए आरएच एंटीजन। ठीक है, रिसिपिएंट आरएच नेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि रिसिपिएंट की जो आरबीसी है उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है। तो हमने इस डोनर के ब्लड को यानी आरएच पॉजिटिव ब्लड को किसको ट्रांसफ्यूज किया है? आरएच नेगेटिव पर्सन में। किसमें? आरएच नेगेटिव पर्सन में। ठीक है, तो ट्रांसफ्यूजन से पहले की बात करते हैं एक बात, बिफोर ट्रांसफ्यूजन यानी ब्लड चढ़ाने से पहले की बात करते हैं। तो बिफोर ट्रांसफ्यूजन इस आरबीसी के पास कोई भी एंटीजन नहीं था, कोई भी एंटीजन नहीं था। अब कोई एंटीजन नहीं था तो कोई एंटीबॉडी भी नहीं होगी, क्योंकि एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है किसके रेस्पॉन्स में? एंटीजन के रेस्पॉन्स में प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब बात करते हैं आफ्टर ट्रांसफ्यूजन की। एक बार आपने ये ब्लड इस इंसान को चढ़ा दिया, जब आपने ये ब्लड इस इंसान को दिया तो जो आरएच नेगेटिव पर्सन का जो ब्लड है, जो आरएच नेगेटिव पर्सन जो है उसका जो ब्लड है वो इस आने वाली आरबीसी के डी एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है। क्या करता है? इस आने वाली आरबीसी के डी एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है और इसके अगेंस्ट क्या बना देता है? एंटीबॉडी बना देता है। तो आफ्टर ट्रांसफ्यूजन क्या हो जाता है? एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। अब जो ये एंटीबॉडी का जो फॉर्मेशन हुआ है, ऐसा तो नहीं कि जैसे ही ब्लड चढ़ाया और एकदम से हजारों एंटीबॉडी बन गई। इसमें कुछ टाइम लगता है, इसमें क्या लगता है? कुछ टाइम लगता है और कुछ टाइम गैप के बाद क्या होती है? एंटीबॉडी बनके तैयार हो जाती हैं। अभी एंटीबॉडी बनके कहां तैयार हो जाती हैं? इस आरएच नेगेटिव पर्सन के प्लाज्मा में। कहां? आरएच नेगेटिव पर्सन के प्लाज्मा में बनके तैयार हो जाती हैं। ठीक है, अब देखो इतने जब तक ये बनके तैयार हो पाती हैं तब तक जो ये ब्लड ट्रांसफर किया गया था, ये जो आरबीसी थी, इनका लाइफ स्पेन खत्म हो जाता है, तो इन पे कोई असर पड़ता नहीं है। लेकिन जब हम दोबारा यही काम हम दोबारा रिपीट करते हैं सेकंड टाइम, जब हम सेकंड टाइम इस आरएच पॉजिटिव पर्सन का जो ब्लड है इस आरएच नेगेटिव पर्सन को देते हैं, तो क्या होता है कि जो आरएच नेगेटिव एंटीबॉडी प्लाज्मा में बनके तैयार हुई थी, सॉरी जो एंटी आरएच एंटीबॉडी आरएच नेगेटिव पर्सन के प्लाज्मा में जो बनके तैयार हुई थी, अब वो एंटीबॉडी क्या करेंगी? ये जो एंटीबॉडी होंगी ये क्या करेंगी? इन आरबीसी पे अटैक कर देंगी। क्यों अटैक कर देंगी? क्योंकि ये एंटी आरएच एंटीबॉडी है और यहाँ ये आरएच क्या है? एंटीजन है। तो जो एंटीबॉडी है ये इस एंटीजन पे क्या कर देंगी? अटैक कर देंगी। जब सेकंड टाइम ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाएगा और जितनी भी आरबीसी आई है नेक्स्ट टाइम उन सबको क्या कर देंगी? डिस्ट्रॉय कर देंगी। तो जो ये सेकंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होगा वो कैसा होगा? इनकम्पेटेबल होगा, यानी कि अनसक्सेसफुल होगा। ठीक है, चलिए इतना समझने के बाद आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे जिसका नाम है एराथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। अब देखो ये एराथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस होता क्या है वो समझिए। जब किसी भी फीमेल में सेकंड प्रेगनेंसी हो, क्या हो? किसी भी फीमेल की सेकंड प्रेगनेंसी में उसका जो फीटस है या उसका जो बेबी है उसके यूट्रस में उसकी आरबीसी ब्रेकडाउन होने लग जाए। कहने का मतलब ध्यान से सुनिएगा, एराथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस क्या है? किसी भी वुमेन की, किसी भी फीमेल की सेकंड प्रेगनेंसी है और उसकी सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान उसके वॉर्म में यानी यूटेरस में जो फीटस है उसकी जो आरबीसी होती है वो ब्रेकडाउन करने लग जाती है। और ब्रेकडाउन क्यों करती हैं? आरएच इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से। किसकी वजह से? आरएच फैक्टर या आरएच एंटीजन की इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से। अब इनकम्पैटिबिलिटी का क्या मतलब है? इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब यह है कि जो मदर है उसका आरएच वो कैसी है? उसका आरएच नेगेटिव है, यानी कि उसके पास आरएच एंटीजन नहीं है, लेकिन जो बेबी प्रोड्यूस हो रहा है वो आरएच पॉजिटिव है। ये अगर इनकम्पैटिबिलिटी अराइज हो जाए, यानी मदर तो कैसी हो? आरएच नेगेटिव हो और जो बेबी उसके वॉर्म में यूट्रस में तैयार हो रहा है वो कैसा हो? आरएच पॉजिटिव हो। ऐसी अगर इनकम्पैटिबिलिटी बनके तैयार होती है सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान, तो जो फीटस होता है उसकी आरबीसी डिस्ट्रॉय करने लग जाती है। ठीक है, उनकी आरबीसी में हीमोलाइसिस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है उसको हम समझने वाले हैं। तो पहले तो केस क्या था वो समझिए। सॉरी, कि अगर मदर आरएच नेगेटिव है और फीटस कैसा है? आरएच पॉजिटिव है, तो ये एक आरएच इनकम्पैटिबिलिटी है। और ऐसी आरएच इनकम्पैटिबिलिटी जब सेकंड प्रेगनेंसी में होती है तो आरबीसी ब्रेकडाउन करने लग जाती हैं, आरबीसी में हीमोलाइसिस होता है और उसी को हम क्या बोलते हैं? एराथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस।
अब ऐसा कब होगा कि मदर RH नेगेटिव होगी और फीटस RH पॉजिटिव होगा? तो ये कंडीशन तब अराइज होगी जब जो फादर है वो RH पॉजिटिव है और जो मदर है वो RH नेगेटिव है। यानी फादर के पास D एंटीजन है यानी RH एंटीजन है और मदर के पास RH एंटीजन नहीं है। यानी फादर RH पॉजिटिव हो, मदर RH नेगेटिव हो और इन दोनों की मीटिंग हो और इनकी मीटिंग से अगर फीटस कैसा पैदा होता है, RH पॉजिटिव पैदा होता है, तो सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान ये कंडीशन अराइज होती है कि जो फीटस होता है उसकी जो RBC होती है वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती हैं और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? एराइथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस बोलते हैं। अब हमारे पास 3 सवाल हैं जिनके हमको जवाब चाहिए कि जो RBC थी वो डिस्ट्रॉय क्यों हुई। तो पहला जो हमारे जहन में सवाल आ रहा है वो ये है कि एराइथ्रोब्लास्टोसिस क्यों हुई, जो RBC थी वो ब्रेकडाउन क्यों हुई सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान। तो पहला सवाल तो RBC ब्रेकडाउन क्यों हुई, दूसरा सवाल पहली प्रेगनेंसी के दौरान क्यों नहीं ब्रेकडाउन हुई और तीसरा जो सवाल ये है कि सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान ही क्यों RBC ब्रेकडाउन हुई। सवाल समझ में आ गए? पहला सवाल था कि RBC ब्रेकडाउन क्यों हुई, दूसरा सवाल था कि पहली प्रेगनेंसी के दौरान क्यों नहीं डिस्ट्रॉय हुई। डिस्ट्रॉय होना था तो पहली प्रेगनेंसी में भी डिस्ट्रॉय होनी थी, हम सेकंड प्रेगनेंसी को क्यों मेंशन कर रहे हैं कि सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान ही क्यों डिस्ट्रॉय हुई। इन तीनों सवालों के जवाब हम एक एक करके लेते हैं। पहले हम इस सवाल को यहां से लेते हैं कि पहली प्रेगनेंसी थी वो नॉर्मल कैसे रही, पहली प्रेगनेंसी में कोई कंडीशन कोई भी दिक्कत क्यों नहीं आई। तो होता क्या है कि जब पहली प्रेगनेंसी होती है तो सपोज करिए कि ये एक मदर है और ये मदर के यूट्रस में मान लीजिए क्या है, एक बेबी है, ठीक है, और ये बेबी जो है वो मान लीजिए कैसा है, RH पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव है और ये जो मदर है ये कैसी है, RH नेगेटिव है। अब मदर और इस बेबी के बीच में होता है प्लासेंटल बैरियर। तो मान लीजिए ये है प्लासेंटल बैरियर, क्या है, प्लासेंटल बैरियर, प्लासेंटल बैरियर, या फिर इसको कह दीजिए आप, इसमें होती है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। क्या होती है? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। अब इस प्लासेंटल बैरियर या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की वजह से ये जो बच्चा है, ये जो फीटस है, ये क्या है, फीटस, ठीक है, इस फीटस की ये RBC है, क्या है, RBC, और इस RBC पे क्या है, ये एंटीजन है, RH एंटीजन है, ठीक है, और ये यहां मदर की RBC है, ये RH नेगेटिव है, इसमें कोई एंटीजन नहीं है। तो इस प्लासेंटल बैरियर की वजह से, इस प्लासेंटल बैरियर की वजह से या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं, एम्ब्रियन, कोरियन, एलेंटॉइस और यॉक्सेक, ये जो मेम्ब्रेन्स होती हैं ये इस मदर के ब्लड को, ये तो मान लीजिए क्या था, मदर का ब्लड, और ये था फीटस का ब्लड, तो इस मदर के ब्लड को फीटस के ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आने देती हैं। तो होता क्या है, जब पहली प्रेगनेंसी है, सपोज करिए पहली प्रेगनेंसी है, तो पहली प्रेगनेंसी में जो मदर का ब्लड होता है, ये मदर का जो ब्लड है और ये फीटस का जो ब्लड है ये सेपरेट है, किसके द्वारा, इस प्लासेंटल बैरियर के द्वारा। ये समझिए क्या है, प्लासेंटल बैरियर के द्वारा सेपरेट है। और जब सेपरेट है तो ये जो एंटीजन है, ये जो D एंटीजन है यहां RBC पे, ये इसके कांटेक्ट में नहीं आ रहा, ये मदर के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, और मदर के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है तो मदर के पास तो कोई एंटीजन है नहीं, और ये D एंटीजन इस मदर के कांटेक्ट में आ नहीं पा रहा है, किसकी वजह से, इस प्लासेंटल बैरियर की वजह से। तो मदर जो होगी वो कोई भी एंटीबॉडी इस टाइम पे नहीं बनाएगी, क्योंकि ये जो एंटीजन है, D एंटीजन है, ये इस मदर के कांटेक्ट में आया ही नहीं है, मदर के ब्लड के कांटेक्ट में आया ही नहीं है, और मदर के ब्लड के कांटेक्ट में आया नहीं है तो मदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनाएगी इन द केस ऑफ फर्स्ट प्रेगनेंसी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि मदर के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनती है, ठीक है। अब कोई एंटीबॉडी नहीं बनती है तो कोई दिक्कत भी नहीं होती है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम अराइज नहीं होती है, ठीक है, ये दोनों सेपरेट रहते हैं। लेकिन होता क्या है, जब पार्चुरेशन होता है, पार्चुरेशन होता है यानी कि बेस पहले वाले बेबी को बाहर निकाला जाएगा, जब बाहर निकाला जाएगा तो ये प्लासेंटल बैरियर ब्रेकडाउन होता है। क्या होता है, ये प्लासेंटल जो बैरियर होता है, तो पार्चुरेशन, पहले पार्चुरेशन के दौरान ये प्लासेंटल बैरियर ब्रेकडाउन होगा, क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा, और जब ये ब्रेकडाउन होगा उस टाइम पे ये जो RH पॉजिटिव ब्लड था फीटस का, जब प्लासेंटल बैरियर का क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा, तो प्लासेंटा डिटैच होगा, तो क्या होगा कि ये जो मदर का ब्लड है, जब ये प्लासेंटा ब्रेकडाउन होता है, जब पार्चुरेशन होता है, ये प्लासेंटल क्या बैरियर क्या होता है, डिटैच होता है, तो ये जो मदर का ब्लड है इसमें स्मॉल अमाउंट में ये किसके कांटेक्ट में आ जाता है, इस फीटस के ब्लड के, ठीक है। तो फीटस का ब्लड मदर के ब्लड के कांटेक्ट में आता है, कब, ड्यूरिंग पार्चुरेशन, पार्चुरेशन के टाइम पे ये प्लासेंटल बैरियर या एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन डिटैच होती हैं, ये ब्रेकडाउन होती हैं, उस टाइम पे ये RH पॉजिटिव ब्लड जो होता है ये फीटस का, ये किसके कांटेक्ट में आता है, RH नेगेटिव मदर के कांटेक्ट में आता है, और जैसे ये कांटेक्ट में आता है इसके अप्रोक्सीमेटली बच्चे की तो डिलीवरी हो जाती है नॉर्मल, लेकिन जो 1 मंथ आफ्टर,
एक महीने बाद, इसके एक महीने बाद, जब कांटेक्ट में आने के एक महीने बाद, आफ्टर 1 मंथ, जो मदर होती है, जो RH नेगेटिव मदर होती है, वो क्या करती है, एंटीबॉडी, एंटी RH एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। एंटी RH एंटीबॉडी अपने अंदर क्या कर लेती है, प्रोड्यूस कर लेती है। ये एंटी RH एंटीबॉडी किसके रेस्पॉन्सिबल है, प्रोड्यूस हुई है, फर्स्ट पार्चुरेशन के दौरान। ये जो RH पॉजिटिव ब्लड जो था बेबी का, ये कांटेक्ट में आया था RH नेगेटिव मदर के प्लासेंटल बैरियर के डिटैचमेंट की वजह से, तो उसकी वजह से उस RH पॉजिटिव एंटीजन के रेस्पॉन्स में जो मदर है उसके अंदर क्या बन जाती है, एंटी RH एंटीबॉडी बन जाती है, और ये उसके प्लाज्मा में पड़ी हुई रहती है, ये उसके प्लाज्मा में क्या रहती है, पड़ी रहती है। अब देखो केस आएगा सेकंड प्रेगनेंसी का। तो सेकंड प्रेगनेंसी क्या होगी, मान लीजिए सेकंड प्रेगनेंसी सेम रिपीट होती है, फादर RH पॉजिटिव है, मदर RH नेगेटिव है, और फीटस अगेन कैसा हो जाता है, RH पॉजिटिव हो जाता है, यानी सेकंड कंडीशन में सेम प्रेगनेंसी रिपीट होती है। अब क्या था कि पहली प्रेगनेंसी के पार्चुरेशन के एक महीने बाद जो एंटी RH एंटीबॉडी डेवलप हुई थी, अब देखो ये जो एंटीबॉडी है ये इस प्लासेंटल बैरियर को क्रॉस कर सकती है। मान लीजिए कि ये क्या था, फीटस था, और ये मदर का ब्लड है, ये मान लीजिए मदर का ब्लड है, ठीक है, और ये मान लीजिए फीटस का ब्लड है। तो देखो एंटीजन क्रॉस नहीं कर सकते, एंटीजन या आरबीसी की क्रॉसिंग नहीं हो सकती, एंटीजन या आरबीसी इस बैरियर को क्रॉस करके नहीं जा सकते, यानी एंटीजन या फिर आरबीसी इस बैरियर को क्रॉस करके नहीं जा सकती, लेकिन एंटीबॉडी इस बैरियर को क्रॉस करके जा सकती है, ठीक है, इस बैरियर को क्रॉस करके जा सकती है। तो जो एंटी RH एंटीबॉडी यहां बन गई थी आफ्टर 1 मंथ ऑफ फर्स्ट पार्चुरेशन, एंटी RH एंटीबॉडी जो बन गई थी आफ्टर फर्स्ट पार्चुरेशन, पहले पार्चुरेशन के एक महीने बाद जो एंटी RH एंटीबॉडी बन गई थी, वो क्या करेंगी, अब यहां से ट्रांसफर हो जाएंगी इस फीटस में, क्योंकि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्लासेंटल बैरियर को एंटीबॉडी क्रॉस कर सकती है, आरबीसी या एंटीजन क्रॉस नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई है। तो ये एंटी RH बॉडी क्या करेंगी, अब यहां से क्या कर जाएंगी, ट्रांसफर कर जाएंगी फीटस के अंदर, और फीटस के अंदर जब ये ट्रांसफर होंगी तो फीटस की जो भी आरबीसी पे जो फीटस की जो आरबीसी है वो कैसी होगी, RH पॉजिटिव होगी, क्योंकि डी एंटीजन है इस पे, ठीक है। तो यहां पे क्या है, एंटी RH बॉडी है, एंटीबॉडी है, और ये क्या है, एंटीजन है। तो ये जो एंटीबॉडी जा रही है इस फीटस के ब्लड में, ये फीटस के ब्लड की जो आरबीसी होंगी उन सबको क्या कर देंगी, डिस्ट्रॉय कर देंगे। जो पहली प्रेगनेंसी के दौरान एंटी RH एंटीबॉडी जो बन गई थी, वो इस प्लासेंटल बैरियर को क्रॉस करके जाएंगी फीटस की आरबीसी, फीटस के ब्लड के अंदर, और फीटस के ब्लड के अंदर जाके क्या करेंगी, एगुलेटेशन करेंगी, यानी फीटल की जो आरबीसी है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगी, क्योंकि एंटीबॉडी है, तैयार हो चुकी है, वो क्रॉस करके आ गई हैं, और फीटस के आरबीसी पे क्या है, डी एंटीजन है या फिर RH एंटीजन है। तो वो एंटीबॉडी इस एंटीजन पे अटैक करेंगी एंड इस आरबीसी पे अटैक कर देंगी, और इस आरबीसी को क्या कर देंगी, डिस्ट्रॉय कर देंगी। आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो बच्चे को क्या हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा, फीटल जॉन्डिस हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से आरबीसी के डिस्ट्रक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, एराथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस बोलते हैं। तो आपको तीनों के सवालों के जवाब मिल गए। डिस्ट्रक्शन क्यों हुआ, डिस्ट्रक्शन इसलिए हुआ कि एंटीबॉडी क्रॉस करके आ गई थी प्लासेंटल बैरियर को, और उन्होंने फीटस के आरबीसी पे जो एंटीजन था उसको रिकॉग्नाइज किया, उस पर अटैक किया, और उसको क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई। पहली प्रेगनेंसी के दौरान क्यों नहीं हुआ ऐसा, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मदर का ब्लड और फीटस का ब्लड कभी कांटेक्ट में नहीं आए, कांटेक्ट में नहीं आए तो उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनी। लेकिन जब प्लासेंटल डिटैचमेंट हुआ पहले पार्चुरेशन में, तो वो ब्लड कांटेक्ट में आया तो एंटीबॉडी बनी, और एंटीबॉडी ने असर कब दिखाया, सेकंड प्रेगनेंसी पे, प्लासेंटल बैरियर को क्रॉस करके। बात समझ में आ गई। अच्छा, और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस अराइज होती हैं अगर मान लीजिए एराथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस हो जाता है, तो बेबी को क्या क्या दिक्कतें महसूस होती हैं। तो उसके जो सीवियर कॉम्प्लिकेशंस आते हैं वो क्या क्या हैं। तो एक तो एनीमिया हो जाएगा बच्चे को, और एनीमिया इतना सीवियर हो सकता है कि उससे इन्फेंट की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। दूसरी जो कंडीशन होती है उसको बोलते हैं हाइड्रोप्स फीटलिस, जो इसकी वजह से अराइज होती है। उसमें क्या होता है कि एक्सेसिव जब हीमोलाइसिस हो जाएगा, जब बहुत ज्यादा ब्लड का लॉस हो जाएगा, तो क्या होगा कि जो प्लाज्मा होगा वो ब्लड वेजल्स से निकल के बाहर निकल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो प्लाज्मा होगा वो ब्लड वेजल्स से निकल के बाहर चला जाएगा, और एक पफी लाइक अपीयरेंस पूरी बॉडी पे शो करेगा, उसको हम बोलेंगे एडिमा। एडिमा कब होता है, जब प्लाज्मा ब्लड वेजल्स को लूज करके टिश्यू में फिल हो जाता है। कब, जब प्लाज्मा ब्लड वेजल्स को लीव कर जाता है, और कहां चला जाता है, टिश्यू में चला जाता है। तो पफी लाइक अपीयरेंस आती है, पफी हो जाती है बॉडी, उसको हम क्या बोलते हैं, एडिमा।
और क्या दिक्कत आएंगी, लिवर और स्प्लीन एनलार्जमेंट हो सकता है और कार्डियक फेलियर हो सकता है। ठीक है, ओके। अब है कर्निकटेरस, ये क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या होता है, ब्रेन डैमेज हो जाता है। अब ब्रेन डैमेज क्यों होता है, कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ क्या होता है, आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाती है। जब आरबीसी डिस्ट्रॉय होती हैं तो आरबीसी में आपको क्या पता है क्या होता है, हीमोग्लोबिन, क्या होता है, हीमोग्लोबिन। और जब हीमोग्लोबिन जब ये डिस्ट्रॉय होगा तो इससे निकलेंगे क्या, पिगमेंट, ब्लूरबिन। तो आरबीसी डिस्ट्रॉय होंगी तो हीमोग्लोबिन डिस्ट्रॉय होगा, हीमोग्लोबिन डिस्ट्रॉय होगा तो ब्लूरबिन निकलेगा। और ये ब्लूरबिन जो होता है, अभी फीटस क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है मदर के अंदर, तो फीटस का जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, फीटस का जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है वो उतना डेवलप नहीं होता है। अब उतना डेवलप नहीं होता है तो ब्लूरबिन जो होता है ये ब्रेन में चला जाता है। इस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ये जो ब्लूरबिन होता है ये बच्चे के कहां चला जाता है, ब्रेन में चला जाता है, और ब्रेन में जाके वहां जमा हो जाता है और क्या करता है, परमानेंट ब्रेन डैमेज की कंडीशन कॉज करता है। ठीक है, अब समझते हैं कि इस प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट, कि इसके क्या प्रिवेंशन है और क्या ट्रीटमेंट है। तो देखो, अगर मान लीजिए मदर आरएच नेगेटिव है, ठीक है, और फीटस आरएच पॉजिटिव है, ठीक है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, जो 28 सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान का खेल बता रहे हैं, सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, तो 28 वीक में या फिर 34th वीक में क्या कर देते हैं, हम उसको एक एंटी आरएच बॉडी, एंटी आरएच एंटीबॉडी उसके अंदर एज अ वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन कर देता है। अब मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए कोई फीमेल है, ठीक है, ये कोई फीमेल है, ठीक है, और इसके 28 या फिर 34th वीक में एम्ब्रियोनिक कंडीशन में हम किसको क्या देते हैं, एंटी आरएच एंटीबॉडी दे देता है, एंटी आरएच एंटीबॉडी दे देता है। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या फायदा है, हम तो चाह रहे थे कि उसके अंदर एंटीबॉडी ना बने, हम तो यही चाह रहे थे ना कि उसके अंदर एंटीबॉडी ना बने, एंटीबॉडी बनने से दिक्कत हो रही है, और हम यहां कह रहे हैं कि ट्रीटमेंट में हम इसको क्या करेंगे, 28 से 34th वीक में ही हम इसको क्या कर देंगे, एंटी आरएच एंटीबॉडी दे देंगे। तो यहां तो हम खुद ही एंटीबॉडी उसको दे रहे हैं। तो देखो होता क्या है, जब हम इसको खुद एंटीबॉडी देते हैं, तो जब हम इस मदर को क्या करते हैं, एंटी आरएच एंटीबॉडी दे देते हैं, तो ये एंटीजन एंटीबॉडी जो होती हैं ये उस फीटस के ब्लड में एंटर करती है और क्या करती है, उसके आरएच एंटीजन से को उसका अंदर जो आरएच एंटीजन होता है उस आरएच एंटीजन को क्या कर लेती है, सराउंड कर लेती है। सॉरी, एक मिनट ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए हमने क्या किया, इस मदर को एंटी आरएच एंटीबॉडी दी है, क्या दी है, एंटी आरएच एंटीबॉडी दी है मदर को। तो मदर को एंटी आरएच एंटीबॉडी देने से क्या हुआ है कि जो मदर के अंदर आरएच एंटीजन सर्कुलेट हो रहा है, मदर के अंदर जो आरएच एंटीजन सर्कुलेट हो रहा है, जो पहली प्रेगनेंसी की वजह से आया हुआ है, पहली प्रेगनेंसी के पार्चुरेशन की वजह से जो आरएच एंटीजन आया है, उनको ये एंटी आरएच एंटीबॉडी क्या कर लेंगी, कवर अप कर लेंगी, खुद कवर अप कर लेंगी, और उस मदर के ब्लड को उसको रिकॉग्नाइज नहीं होने देंगी। आपको अच्छे से समझ नहीं आया, दोबारा से सुनिएगा। हमने क्या किया गया, जो मदर थी उसको 28 या 34th वीक में क्या दे दी हमने, एंटी आरएच एंटीबॉडी दे दी। अब इसको एंटी आरएच एंटीबॉडी देने से क्या फायदा हुआ कि पहली प्रेगनेंसी के दौरान जो उस मदर के अंदर आरएच एंटीजन था, इस मदर के अंदर क्या था, आरएच एंटीजन था। ठीक है, जो पहली प्रेगनेंसी के पार्चुरेशन के दौरान बना था। अब होगा क्या कि जो एंटीबॉडी आपने दी है वो एंटीबॉडी क्या करेंगी, इस आरएच एंटीजन को घेर लेंगी, खुद कवर कर लेंगी। यानी ये जो हमने दी है, जो हमने बाहर से दी है, वो उसको कवर कर लेंगी, और जो मदर का ब्लड है उसको रिकॉग्नाइज नहीं होने देंगी, उसको पता नहीं चलने देंगी, उसके पता चलने से पहले खुद ही जाके घेर लेंगी। यानी जो पैसिव एंटीबॉडी हमने दी है, जो एंटीबॉडी हमने बाहर से दी है, वो जाके इस आरएच एंटीजन पर अटैक कर देती है, उस आरएच एंटीजन को चारों तरफ से घेर लेती है, ताकि मदर का जो ब्लड है वो रिकॉग्नाइज ना कर पाए। उसके रिकॉग्नाइज करने से पहले ये एंटी आरएच बॉडी क्या कर लेंगी, उस मदर के ब्लड में जो आरएच एंटीजन था उसको पकड़ लेंगी और उसको बाइंड कर लेंगी, जिससे मदर का जो ब्लड था वो इस आरएच एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, और इसके क्या होगा कि मदर के अंदर एंटी आरएच बॉडी का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, मदर के अंदर एंटी आरएच बॉडी का फॉर्मेशन नहीं होगा। दूसरी कंडीशन, मान लीजिए कि हम मदर के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन करना भूल गए और जो बेबी है वो इस दिक्कत के साथ पैदा हो गया जिसको बोलते हैं एराथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, तो उसमें क्या कर सकते हैं, तो उसमें हम यही कर सकते हैं कि हम उस बच्चे का जो ब्लड है उसका एक्सचेंज करेंगे, उस बच्चे के अंदर हम आरएच नेगेटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे और उसके अंदर जो आरएच पॉजिटिव ब्लड था उसको हम क्या करेंगे, बाहर एक्सपेल आउट कर देंगे, ताकि उसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन ना हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, आरएच नेगेटिव ब्लड उसके अंदर से निकाल देंगे और आरएच पॉजिटिव ब्लड उसके अंदर, आरएच पॉजिटिव ब्लड उसके अंदर से निकाल देंगे और आरएच नेगेटिव ब्लड उसके अंदर डाल देंगे, ताकि उसके अगेंस्ट उसकी बॉडी में कोई भी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन ना हो। ठीक है, इस पूरे लेक्चर के दौरान अगर आपको कहीं कोई डाउट आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।